हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं विजय सिंह स्टडी 95-110 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के बारे में चर्चा करते हैं। सिंध सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम शाहनी ने की थी। सिंध सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। यह सबसे पुरानी सभ्यता थी। सिंध सभ्यता के लोग भारत के मूल निवासी द्रविड़ लोग थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विविध घोषणा की। सिंध सभ्यता का पता कैसे चला? 1857 में कराची और लाहौर के बीच रेल पटरियों बिछाने के दौरान जॉन ब्रॉटन और विलियम ब्रॉटन को दो प्राचीन नगरों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का पता लगा। हड़प्पा सभ्यता जो वह रावी नदी तथा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाला जिला में स्थित थी। इसकी खोज दयाराम शाहनी 1921 में किए थे और मोहनजोदड़ो यह सिंध नदी के किनारे स्थित थी, जो कि सिंध पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लाड़काना जिले के पास पड़ता है। उत्खनन के फलस्वरूप बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त हुई थी। तकरीबन 5000 साल पहले एक उच्च स्तरीय सभ्यता विकसित हुई थी, जिसकी नगर नियोजन व्यवस्था बहुत उच्च कोटि की थी। लोगों को नालियों तथा सड़कों के महत्व का अनुमान था। सिंध सभ्यता के लोग ईंटों का प्रयोग करते थे। गुजरात का शहर लोथल सिंध सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन स्नानागार था। विशाल स्नानागार ग्रेट ब्राथ मोहनजोदड़ो में है। कच्छ से बनी नर्तकी की मूर्तियाँ मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी और उत्खनन के फलस्वरूप ये पता लगाया गया कि सिंधु की अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी, तो वह कृषि और पशुपालन थी। हड़प्पा सभ्यता के से अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी, अर्थात हड़प्पा सभ्यता में जो है लोहे की खोज नहीं हुई थी। सिंध सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। कहा जाता है भारत में सबसे पहले ईरान देश के लोगों ने प्रवेश किया, जो कि आर्यंस कहलाते। इन आर्यंसों ने भारत के मूल निवासी मूल द्रविड़ों को युद्ध में पराजित कर दिया और अपना शासन स्थापित कर दिया। ये बात आज से 3200 साल पहले की है। इनके द्वारा जो सभ्यता बनी थी वह वैदिक सभ्यता कहलाई। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो यह एक ग्रामीण सभ्यता थी जो वैदिक सभ्यता के लोग थे। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। लोहे से बने उपकरण वैदिक सभ्यता में प्राप्त हुए थे। इसका मतलब यहाँ पर लोहे की खोज हो चुकी थी। घोड़ा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पशु था। ये आर्यंस अस्त्र शस्त्र और कवच जैसे उपकरण बनाना जानते थे। अब धीरे धीरे भारत नगरीय सभ्यता में शिफ्ट हुई और भारत को 16 महाजनपदों में बांट दिया गया। ये 16 महाजनपद इस प्रकार हैं। पहला मगध, अंग, काशी, कोसर, वज्ज, मल्ल, चेदी, वर्ष, कुरु, पचाल, शूरसेन, गाधार, कंबोज, अस्मक, अवंती, मत्स्य। इन राज्यों में सबसे शक्तिशाली राज्य मगध था और सबसे बड़ा राज्य अवंती था।
मगध सबसे शक्तिशाली क्यों माना जाता था? ऐसा माना जाता था कि मगध के दोनों किनारों पर नदी बहती थी। इस वजह से यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थी और कृषि योग्य भूमि थी। इस वजह से यह राज्य अपने आप में सक्षम राज्य था और काफ़ी मजबूत राज्य बना था। और विंध्याचल श्रेणी मगध के बिल्कुल पास से निकल रही थी। श्रेणी का मतलब क्या होता है? तो श्रेणी का मतलब होता है जंगल या एरिया। मगध को लकड़ियों जंगलों से मिल जाती थी और जो जंगल में जानवर रहते थे वो उनका अपने युद्ध में प्रयोग करते थे। हाथियों का युद्ध में प्रयोग सबसे पहले मगध राज्य ने किया था। यह क्वेश्चन SSC 2015 में पूछा गया था। हमारा पूरा प्राचीन इतिहास मगध के आसपास घूमेगा, तो आप बिल्कुल से ध्यान से बात सुनिएगा। यहाँ पर बहुत से अलग अलग राजा आए। इन राज्यों का उद्देश्य था कि 16 महाजनपदों पर कब्जा करना था। केवल एक ही राजा था जिसने 16 महाजनपद पर विजय प्राप्त कर लिया था। वह सम्राट अशोक था। 16 महाजनपदों का उल्लेख एक बौद्ध ग्रंथ में किया गया है। वह बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है। इसको हम अंगूर से याद कर सकते हैं। आइए हम मगध के महाजनपद के बारे में चर्चा करते हैं। मगध महाजनपद की प्रारंभिक जानकारी महाभारत से मिलती है। मगध के सबसे प्राचीन या पहली राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। सबसे पहले बिंबिसार है। बिंबिसार ने आर्यक वंश की स्थापना की और उसके बाद शिशुनाग ने नाग वंश की स्थापना की। उसके बाद महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की। इसी नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से युद्ध में पराजित कर दिया और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। दोस्तों, मौर्य वंश सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें है। आइए देखते हैं। आर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसकी मृत्यु इसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। इस अजातशत्रु की मृत्यु उदयन ने की थी। इसी उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। उसके बाद महापद्मवंश की स्थापना नंद वंश ने की। नंद वंश के समय मेसोपोटामिया के सरदार सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने पौरव राजा पोरस के साथ झेलम नदी के किनारे युद्ध लड़ा, जो हाइडेस्पीड के युद्ध से नाम से जाना जाता है। इसकी मृत्यु ज्वार की वजह से बेबीलोन में हो गई थी। उसके बाद अंतिम शासक घनानंद बना। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा करते हैं। इस वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मतलब मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य था। चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य था। इसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में राजनीति संबंधी बातों का उल्लेख किया गया है। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा पण थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिकंदर के सेनापति सेलुकस निकेटर ने आक्रमण किया था। इस सेलुकस निकेटर ने राजपूत का नाम मेगास्थनीज था और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। मतलब चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज था और मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई। सेलुकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया के साथ चंद्रगुप्त मौर्य में विवाह किया गया और इसने भारत के 8 महाजनपदों पर कब्जा जमाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में
जैन धर्म को स्वीकार किया। चंद्रगुप्त की मृत्यु श्रवण बेलगोला में उपवास के दौरान हो गए थे। उसके बाद बिंबिसार अगला शासक बना। पुराणों में बिंबिसार को आघात, अमित्राघात, वारसार, भद्रसार के नाम से जानते हैं। यह जैन धर्म का नायक था। बिंबिसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और इसने अशोक को विद्रोह दबाने के लिए भेजा। आर्यभट्ट खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे और आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। बारहमासा मिहिर एक खगोल शास्त्री थे। अशोक के शासनकाल में ही कालिदास ने मेघदूतम और कुमार संभव की रचना की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके बाद कुमारगुप्त अगला शासक बना। कुमारगुप्त नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। उसके बाद स्कंदगुप्त अगला शासक बना। इसने भारत में सबसे ज़्यादा कृत्रिम झीलों का निर्माण कराया। इस वंश के आखिरी शासक भानुगुप्त था। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट देख लेते हैं। भारत में वेदों की संख्या कितनी है? 2 व 4 है। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। इसमें सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद विश्वामित्र द्वारा रचित वेद है। यह तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ये सबसे प्राचीनतम वेद है और इसमें संस्कृत भाषा का जनक माना जाता है। गायत्री मंत्र की रचना ऋग्वेद से ही की गई थी। इसमें 10 मंडल व 1028 सूक्त हैं। उसके बाद दूसरा सामवेद है। सामवेद को भारतीय संगीत का जन्म माना जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर यजुर्वेद है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद में कृष्ण की उपासना का उल्लेख मिलता है। उसके बाद नंबर 4 अथर्ववेद, सबसे आधुनिकतम वेद और जादू टोना टोटका अथर्ववेद से लिया गया है। अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।